बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है वो एक नज़्म है और उस नज़्म का उन्वान है हमदर्दी। ये हमारी दरसी किताब का 7वां सबक है और हमने इसको आज दूसरे हिस्से में मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के सबक में नज़्म के आज पढ़ाए जाने वाले, सीखे जाने वाले हिस्से में ऐसे कौन से हासिलात ताल्लुम हैं जिन पर हम काम करेंगे, जिनके मुतालिक हम मुख्तलिफ सरगर्मियाँ सर अंजाम देंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले आज आप सीखेंगे सादा नज़्म पारे और नसर पारे में इम्तियाज यानी फ़र्क करके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। पढ़ने की एक सरगर्मी होगी आपकी और आहंग और लय के हवाले से सादा मिसरे, अशार और नज़में सुनकर दिलचस्पी लेते हुए लुत्फ़ उठा सकें। सुनने की और पढ़ने की खास तौर पर वो महारतें जिनको आज आप सर अंजाम देंगे या सीखेंगे या जिनकी आप मशक करेंगे। प्यारे बच्चों, चूंकि हमने नज़्म पढ़नी आज, तो नज़्म की मुताबिकत से हम नसर और नज़्म को पढ़ाई के दौरान में उसके जो फ़र्क आता है उसको सीखेंगे और उसके साथ साथ चूंकि नज़में मंजूम होती हैं, उनमें आहंग होता है, लय होती है, तो उसको सुनकर आप ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इस सरगर्मी को आज हम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। हमारे सबक का आज का इस्लामी नुक्ता नज़र है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। यानी जो शख्स किसी से मिलता है, खा वो उससे वाकिफ है या ना वाकिफ है, उसको जानता है या वो उसके लिए अनजान है, और वो मिलने के दौरान में या जब उससे मिलता है तो वो उससे सलाम करते हैं, तो इसका मतलब है कि उस शख्स में किसी तरह की कोई गरूर, फख्र या तकब्बुर नहीं है अपनी ज़ात के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम मिलते हैं तो हम किसी को सलाम में पहल नहीं करते। हम ये सोच रहे थे कि अच्छा फलां, उसे तो हम जानते नहीं, हम उससे वाकिफ नहीं है, तो हम उसको सलाम क्यों करें। इसी तरह से अगर कोई हम अपने इर्द गिर्द कोई जानने वाले ऐसे लोग, जैसे हमारे घर में अगर माली आता है, बावर्ची है, ड्राइवर है, उसको सलाम में पहल नहीं करते, ये सोच कर कि हम रुतबे में, मर्तबे में उससे बरतर हैं। तो जिस शख्स ने सलाम में पहल कर ली, इसका मतलब यह है कि उसने अपनी ज़ात में से, अपनी शख्सियत में से तकब्बुर, गरूर और फ़ख्र को मनफी कर दिया, निकाल दिया। कोशिश करें अमली ज़िंदगी में आप इसको अपनाएं और इस पे अमल करें। सबसे पहले दोहराई करते हैं। तो आइए देखें हमने आज दोहराई किस चीज़ की, किस अंदाज में करनी है। हासिल ताल्लुम कल हमारा था हरूफ जार को सीखने का, जिसमें आपने हरूफ जार सीखे, उनका इस्तेमाल सीखा और उनकी पहचान की। उसी से मुतालिक हम दोहराई करेंगे। आपके लिए एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने इसको पढ़ना है और हरूफ जार का चुनाव करना है, उनका इंतखाब करना है। अगर आपके पास मुनासिब वक्त हो तो उसको लिख लीजिए, वरना आप इसको एक एक करके अपनी मुअल्लिमा को बताते जाइएगा और वो आपको इसमें से बताएंगे कि आया आपने अच्छी तरह से पहचान करके उसको बताया या नहीं। पैराग्राफ इस तरह से, मैं एक दफा आपको पढ़ के बता देती हूँ। सलमा बाजी कपड़े धो रही थी, नल से मुसलसल पानी बह रहा था। अब्बा गुजरे तो कहा, बेटा पानी जाया हो रहा है, आप नल बंद करके कपड़ों पर साबुन लगा लें। हमारे मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी की बूंद बूंद को भी तरस रहे हैं। सलमा बाजी ने फौरन नल बंद कर दिया और बोली, जी अब्बा, कल मैंने आधा गिलास पानी पिया और आधा पानी जाया करने के बजाय पौधे में डाल दिया। अब्बा बोले, हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह आपको पौधे में पानी डालने का भी सवाब मिला और पानी जाया होने से बचाने का भी। पानी और बिजली के इस्तेमाल में किफ़ायतशारी से हमारा मुल्क खुशहाल होगा। हम सब मिलकर पानी और बिजली जाया होने से बचाएंगे और हर मामले में किफ़ायतशारी से काम लेंगे। ये वो इक्तबास है, ये वो पैरा है जिसको आपने पढ़ना है। कोशिश करें आपकी मुअल्लिमा जब आपको दिखाएं तो एक एक दफ़ा सब बच्चे इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद इसको करने का एक तरीका तो यह है कि एक एक जुमला पढ़ते जाइए। जो बच्चा हर जुमले में से तरतीब से पहले वाले जुमले में से हरफ जार अगर है तो फिर दूसरे में से, फिर तीसरे में से पढ़ते जाएं, हाथ खड़े करते जाएं। मुअल्लिमा जिनका नाम ले वो बच्चा बताए कि इस जुमले में कौन सा हरफ जार या कौन से हरूफ जार इस्तेमाल हुए, तो वो उनको बताएं। दूसरा तरीका यह है कि आप सब इसको एक एक दफ़ा पढ़ें और इसमें से हर जुमले में जो जो आपको हरफ जार नज़र आता है उसको जल्दी जल्दी साथ में अपनी कॉपियों पर लिख लें और फिर अपनी मुअल्लिमा को बता दें। तो जैसे आपको मुनासिब लगे, वीडियो को रोकते हुए इस सरगर्मी को जल्दी से दोहराई की ज़ैल में कीजिए।
जी, दोहराई के बाद देखते हैं कि हमने आज पढ़ने से पहले ऐसी कौन सी सरगर्मी है जिसको सर अंजाम देना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक नज्म है, 5 चूहे। उन्वान क्या है इसका? 5 चूहे। 5 चूहे घर से निकले, करने चले शिकार। एक चूहा रह गया पीछे, बाकी रह गए 4। 4 चूहे जोश में आकर लगे बजाने बीन। एक चूहे को आ गई खांसी, बाकी रह गए 3। ये क्या था? ये नज्म है। इसको क्या कहेंगे? ये नज्म है। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ते हुए हमें एक लय, एक आहंग, एक तरन्नुम का एहसास हुआ। हमने इसको एक रवानी से इस तरह से पढ़ा कि हर मिसरा अगले के साथ जुड़ा हुआ है और हमें पढ़ते हुए अच्छा महसूस हो रहा है। अब उसके बाद हमारे पास एक और इक्तबास, इसको हम पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहाड़ों के दामन में वाक़ खूबसूरत वादी के एक गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम रामीन था। इसे नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक था। ये अलग बात थी कि वादी में ज्यादातर मौसम सर्द रहता और रामीन को सर्दी से बचने के लिए प्यारे प्यारे कपड़ों के ऊपर मोटी ऊनी जैकेट पहनना पड़ती, जिससे देखने वालों को इसके नए कपड़ों की खूबसूरती दिखाई नहीं देती थी। रामीन को इस बात का शदीद एहसास था, मगर वो इस बारे में क्या कर सकती थी। सर्दी का मौसम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। एक दिन की बात है कि रामीन ने उम्दा लिबास पहना और इस पर अपनी नीली जैकेट चढ़ाई, सर पर टोपी पहनी और घर से बाहर निकली। वो टहलती हुई घर के फार्म की तरफ निकल आई जहां पालतू मवेशी रहते थे। फार्म के सेहन में मुर्गियां दाने चुग रही थी। एक मुर्गी की नजर जब रामीन पर पड़ी तो वो इसके करीब चली आई। रामीन ने झुककर मुर्गी को पिचकारा। मुर्गी हंसकर बोली। अब ये तो आपने पढ़ा, जो पहला ये था एक नज्म। अब जो आपको मैंने एक पैराग्राफ या एक इक्तबास सुनाया, ये नसर है। और आपको इन दोनों में कैसे फर्क पता चला? ये सादा जुमलों में एक पूरी बात, एक पूरा माहौल या एक पूरा मंजर आपको बताया गया, जिसमें तमाम तफासील दर्ज हैं और आपने उन सबको मुझसे सुना। जबकि हमने पहले वाले जो एक मुख्तसर नज्म का एक हिस्सा था वो पढ़ा, तो इसमें बात तो मुकम्मल थी लेकिन तरन्नुम के साथ, लय और आहंग के साथ सुनी आपने। तो यूं हमने आज आप ये सीखा कि नज्म और नसर में क्या फर्क होता है। नज्म में हमेशा लय, आहंग, तरन्नुम होता है। उसके मिसरे इस तरह का आहंग लिए हुए होते हैं, उनकी आवाज़ ऐसी होती है कि उनके आखिरी हरूफ की, अल्फाज की, कि हर ख़त्म होने वाला मिसरा दूसरे से मिलता है। उसकी आवाज़ में उस तरह की, उसके अदा करने में उस तरह की रवानी पाई जाती है। जबकि नसर में हम सादा जुमलों में बात करते हैं, बात को तफसील से बयान किया जाता है और पूरा मंजर पेश किया जाता है। इससे आपको अंदाजा होगा कि हमने आज क्या करना है। आज हमने नज़म के पहले 4 अशार पढ़कर समझने हैं, क्योंकि आज हमने नज़म पारे और नसर पारे में फर्क करते हुए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखना है। ठीक है, ख़ास अल्फाज हमारे जो हैं नज़म के, उनको पहले देख लेते हैं। लेकिन ख़ास अल्फाज को अदा करने से कबल मैं आपसे ये कहूँगी कि आप तमाम बच्चे अपनी उर्दू की किताबें खोलिए और अपने सामने अपनी मेज़ पर रखिए, ताकि मैं जैसे जैसे आपको अल्फाज बताऊं तो आप अपनी किताब से उनको देख सकें, उनको अच्छी तरह से पढ़ सकें। सबसे पहला लफ्ज़ है आपके पास चुगने। आपकी किताब में नज़म का लफ्ज़ लिया गया है और इसका कौन सा लफ्ज़ है? चुगने। उसके बाद आशियां, यानी ठिकाना, घोंसला, रहने की जगह, रिहाइश की जगह। आहोजारी, फरियाद करना, आहो बुका करना, पुकारना मदद के लिए, अपनी दुख या तकलीफ का इजहार करना, आहोजारी। हम अपनी नज़म के मतन को देख लेते हैं। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आहोजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। अब यहाँ पे चंद नए अल्फाज हैं आपके पास। जैसे सबसे पहला लफ्ज़ है टहनी। ये कहते हैं दरख्त की एक शाख को, शजर दरख्त, तन्हा अकेला, रात सर पे आई यानी रात हो गई, चुगना दाना दुनका खाना, आशियां ठिकाना, आहोजारी फरियाद, पुकार। ठीक है,
یہ نظم کا وہ حصہ ہے، یہ وہ اشعار ہیں جن کو ہم نے آج پڑھنا ہے اور آج ہم اسی پہ بات کریں گے، جس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نظم جو ہے اس میں دو کردار ہیں، ایک کردار آپ کے پاس بلبل کا ہے اور دوسرا جگنو کا ہے۔ اس میں آغاز میں بلبل کا بتایا گیا ہے کہ کسی درخت کی ٹہنی پر ایک بلبل اداس بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں اداس تھا؟ کیونکہ اس کو سارا دن اڑنے میں، اپنے لیے دانہ دنکا چگنے میں اس کا سارا دن گزر گیا اور اس کو اندازہ نہیں ہوا، اس کو احساس نہیں ہوا کہ شام ہو گئی۔ اور اب جب شام ہو گئی اور رات کی تاریکی ہر طرف پھیل گئی، اندھیرا پھیل گیا، تو وہ اپنے گھر کا راستہ اس اندھیرے میں نہیں تلاش کر سکتا۔ وہ اس لیے اداس ہے، وہ اس لیے پریشان ہے کہ رات ہو گئی ہے، وہ اپنے ٹھکانے سے، اپنے آشیان سے، اپنے گھونسلے سے دور ہے، تو وہ کس طرح رات کے اندھیرے میں وہاں تک پہنچے۔ اب وہ اسی طرح پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہے اور وہ فریاد کر رہا ہے، پکار رہا ہے، دکھی ہے، پریشان ہے کہ اپنے گھر سے، اپنے گھونسلے سے اور اپنے ٹھکانے سے دور ہے۔ اس کی یہ آہو زاری، اس کی یہ فریاد، اس کی مدد کے لیے پکار جو ہے قریب سے گزرتے ہوئے، اڑتے ہوئے کسی جگنو نے سنی اور جگنو نے اسے کہا۔ اگلا حصہ ہم اس کا کل پڑھیں گے، اس سے پہلے اب آج جتنا حصہ آپ نے پڑھا اس سے متعلقہ کچھ سرگرمیاں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک انفرادی سرگرمی کریں گے جس میں ان اشعار کو آپ نے باری باری ترنم اور لے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ آج ہم نے جو چیزیں سیکھنی ہیں اس میں نظم پارے اور نثر پارے کو درست تلفظ کے ساتھ واضح انداز میں فرق محسوس کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور اشعار کو ترنم اور لے کے ساتھ پڑھنا، سننا اور ان سے لطف اندوز ہونا ہے۔ تو ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور جلدی سے نظم کے ان 4 اشعار کو باری باری لے اور ترنم سے پڑھیے۔ جی، انفرادی سرگرمی کے بعد ہم کر لیتے ہیں گروہی سرگرمی۔ آپ کی گروہی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہوگی کہ برقی میڈیا سے مدد لیں اور جگنو اور بلبل کی تصویر لے کر اپنی کاپی پر چسپاں کریں۔ اگر تو آپ کے پاس پہلے سے تصاویر موجود ہیں، آپ کے پاس ابھی ہیں، تو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے، یا اگر تصاویر ہیں تو ان کو اپنی اردو کی کاپی پر چسپاں کیجئے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ گروہ کی صورت میں بیٹھیں اور جن بچوں کی خاکہ کشی، خاکہ بنانا بہت اچھا آتا ہے، ڈرائنگ بہت اچھی ہے، وہ بچوں کو جگنو اور بلبل بنا کے دیں اور باقی بچے اس میں رنگ بھر لیں۔ اس طرح بھی آپ اس سرگرمی کو کر سکتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں سرگرمی کرنے کے لیے ویڈیو کو روکیے اور پھر اس سرگرمی کو کیجیے۔ جی، گروہی سرگرمی کے بعد ہمیشہ کی طرح ہم کریں گے مشق میں آج ہمارا سوال نمبر 1 شامل ہے، جس کے آپ نے وہ حصے جو ہم نے آج پڑھے اس کو کرنا ہے۔ جیسے معلم یا معلمات طلبہ کو کوئی واقعہ سنائیں جس میں دوسروں کی مدد کے بارے میں سبق موجود ہو۔ آپ کسی نابینا، ضعیف، پیاسے یا مریض کے کام کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ کی حقیقی زندگی سے متعلق یہ سوال ہے جس کو آپ نے خود سوچنا اور خود جواب دینا ہے۔ نظم میں کن 2 پرندوں کا آپس میں مکالمہ موجود ہے؟ مکالمہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کیا ہوتا ہے۔ بات چیت کسی ایک خاص موضوع، خاص عنوان پر 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے یا 2 یا 2 سے زیادہ کرداروں کے بات کرنے کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کی کیسے مدد کرتے ہیں؟ ہر بچہ باری باری بتائے۔ بہت اس کا یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے، دلچسپ سوال ہے، جس سے آپ کو کرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے بہت لطف آئے گا۔ 5واں سوال ہے، نظم ہمدردی میں کس پرندے کا ذکر کیا گیا اور جگنو کو اللہ تعالیٰ نے کس صلاحیت سے نوازا ہے؟ سوال نمبر 2 کے جزء نمبر 1 اور 2 ہمارے سبق کے آج کے سبق سے متعلق ہیں، اس لیے ان کو بھی آپ ابھی مشق کی ذیل میں جماعت میں کریں گے اور اس کے بعد آپ ورک شیٹ کریں گے۔ آپ کی ورک شیٹ کا سوال نمبر 1 ہوگا، آج پڑھائے گئے اشعار میں سے جو شعر آپ کو اچھا لگا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ کیوں اچھا لگا؟ یہاں پہ اس کو وہ لکھیں گے کہ آپ کو کس وجہ سے وہ شعر آج پسند آیا، کیا اس کا لے اور آہنگ آپ کو اچھا لگا، اس میں بتائی گئی بات اچھی لگی یا اس کے الفاظ اچھے لگے۔ سوال نمبر 2 ہوگا آپ کا، نظم کے اشعار میں آپ نے کیا پڑھا یہ ہمیں بتائیں۔ آپ کو کیا سمجھ آیا آج کے 4 اشعار میں؟ آپ نے کیا سیکھا؟ اس کو آپ نے چند جملوں میں دی گئی جگہ پر تحریر کر کے لکھ کے اپنی معلمہ کو بتانا ہے تاکہ وہ اس سوال کے مطابق آپ کی جانچ کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کا گھر کا کام ہے بانگے دراز، یہ علامہ محمد اقبال کی کتاب ہے۔ چونکہ ہم یہ جو نظم پڑھ رہے ہیں بلبل اور جگنو، یہ بھی ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کی لکھی گئی ہے، تو ان کی کتاب بانگے درا میں سے چند مشہور نظموں میں سے 2 نظموں کے آپ نے صرف نام تحریر کرنے۔ اس سرگرمی کو کرنے کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ آپ اپنے والدین سے مدد لیجئے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ بانگے درا میں علامہ صاحب کی کون کون سی نظمیں شامل ہیں اور ان میں سے وہ آپ کو
صرف 2 نظموں کے نام بتائیں گے اور آپ نے ان کو اپنی اردو کی کاپی پر تحریر کر کے لانا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا، جس میں آپ نے نظم اور نثر کو پڑھنے میں فرق، کس طرح سے فرق سے پڑھا جاتا ہے وہ سیکھا۔ ترنم، لے اور آہنگ سے منظوم جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں یعنی نظمیں ہوتی ہیں ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے یہ سیکھا۔ اس کے علاوہ آج کے 4 اشعار سے متعلقہ ان کی تفہیم کرنے کے ساتھ ساتھ مشق سے متعلقہ جو حصہ تھا وہ کیا، اور ورک شیٹ اور گھر کا کچھ کام آپ کے لیے گھر کے کام میں شامل کیا۔ کل ہم اپنی اسی نظم کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔